हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, 52 और यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए आज का जो ये क्लास है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोनों ही सिलेबस में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपके ईमेल आईडी पे कंप्लीट सिलेबस के नोट्स भेजे हैं। एक टॉपिक बचा है, उस टॉपिक के भी आप पे भी जो नोट्स हैं वो आपको कल या परसों में सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी पूरे सिलेबस के नोट्स भेज दिए गए हैं। किसी के ईमेल पे इश्यू आता है, अगर नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम का लिंक आपने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन भी आपको टेलीग्राम का लिंक आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया था और कल फिर से टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और फिर भी कोई इश्यू आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लेट्स बिगिन। और ये दोनों के लिए यूजफुल है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है और जो 52 आने वाला है। इसमें 1857 यहां से शुरू करते हैं और इसको आजादी तक लेके जाएंगे। 1857 की क्रांति है, इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और इस क्रम में इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं या तो किसी कोई बुक पे आ जाता है, किसी स्पेशल आंदोलन पे आ जाता है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आता है। इन घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपके साथ ये हम डिस्कस कर रहे हैं। 1857 है पहला स्वतंत्रता संग्राम और इसकी शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, दिल्ली की ओर कूच किया था और 11 और 12 मई को दिल्ली पे कब्जा करके और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो ये कब से शुरू हुआ है? मेरठ से, और मेरठ में भी कब से? 10 मई से। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी। कारण क्या थे इसके जो तात्कालिक कारण थे, एनफील्ड राइफल था जिसमें कहा गया कि गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया है। हालांकि बाद में उसको कहा कि अफवाह है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। इसके अलावा इससे पहले जो चीजें चल रही थी उसको लेके भी लोगों में गुस्सा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एक इसका जो पहले चल रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, राज्य हड़प की नीति। वो एक पॉलिटिकल कारण था। तात्कालिक कारण तो एनफील्ड राइफल जिसमें गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस बनाए, ये चर्चा थी, ये थे इमीडिएट कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या थे इसके कि जो डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत उसने झांसी, नागपुर, सतारा इनका विलय कर लिया था। इसके इकोनॉमिक रीजन भी थे क्योंकि जो लैंड टैक्स लगाया गया था या फिर जो भारतीय कुटीर उद्योग थे उनका विनाश होने लगा था एक तरीके से। सामाजिक या धार्मिक कारण भी थे। ईसाई मिशनरीज की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस टाइम तक, ईसाई मिशनरीज की गतिविधियां। या फिर जो सती प्रथा पे रोक लगाई थी लोगों पे। आज भी कोई अगर कोई ट्रेडिशन है, चाहे वो कैसा भी है, उस पे रोक लगाई जाती है तो कोई समाज में कोई एक तबका होता है वो उसको विरोध करता है। चाहे जो विडो रीमैरिज एक्ट आया था, विधवा पुनर्विवाह कानून, इसको लेके सामाजिक धार्मिक चीजें थी। फिर भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उनको सैलरी कम दी जा रही थी और उनको देश से बाहर दूसरी जगह भी उनको तैनात किया जा रहा था, समुद्र पार जाने का आदेश दिया जा रहा था। वो सैन्य कारण थे। यहां से उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने यहां से विद्रोह किया था और फिर उसके बाद में इसके जो प्रमुख कारण रहे हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में जो पूछा जाता है यही तात्कालिक कारण क्या थे,
राजनीतिक कारण क्या थे, तात्कालिक पढ़ लिया हमने, एनफील्ड राइफल। राजनीतिक, लॉर्ड डलहौजी की हड़प, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इकोनॉमिक, टैक्सेज, लैंड टैक्स वगैरह। सामाजिक धार्मिक पढ़ लिया हमने, सैन्य रीजन पढ़ लिए। अब इसमें जो एग्जाम में और कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यहां से लीड किसने किया, किस जगह से किसने विद्रोह को लीड किया, और वहां पे कौन सा अंग्रेज था जिसने उस विद्रोह का दमन किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन पे आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे आप निश्चिंत रहिएगा। अगर कोई नोट्स नहीं भी पढ़ पाता है, चाहे जॉब में हैं आप या फैमिली को देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट नेता और केंद्र कहां कहां थे, तो मेनली दिल्ली में नाम तो बहादुर शाह जफर का था, लेकिन उसको जो लीड कर रहे थे मेन वो बख्त खान थे। दिल्ली में बख्त खान, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल। बिहार का पूछ लिया जाता है, बिहार के आरा का, बिहार कई बार आरा पूछ लिया जाता है बिहार में, और कई बार जगदीशपुर दे दिया जाता है आपको, तो वहां पे कुंवर सिंह इन्होंने लीड किया था। तो ये 1857 के बारे में था। अब ये विफल क्यों रहा, ये विफल इसलिए रहा क्योंकि इसमें ये सिर्फ सेंट्रल इंडिया या नदर्न इंडिया तक ही सीमित था, ये पूरे देश में नहीं था। इसमें लीडरशिप की कमी थी, कोई एक एकीकृत योजना या जो एक नेतृत्व होता है उसका अभाव था, और फिर मेन तो देखा जाए तो संसाधन भी नहीं थे। ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे मॉडर्न हथियार वगैरह थे, जबकि जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो आंदोलन कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके पास हथियार वैसे नहीं थे। स्थानीय शासक जो थे, स्पेशली उस टाइम पे जो राजा थे, राजा रजवाड़े या फिर जो जमींदार थे, बड़े पैसे वाले जमींदार, उन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसलिए ये विफल रहा। 1857 की क्रांति के बाद में क्या हुआ, 1858 का ये विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया, विक्टोरिया घोषणा पत्र, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। जैसे 1857 की क्रांति खत्म हुई, उसका ये परिणाम निकला कि 1858 में अंग्रेजों ने अधिकांश क्षेत्रों पे एक तो फिर से नियंत्रण ले लिया, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है 1858 का जो विक्टोरिया घोषणा पत्र है उसका क्या था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज के अधीन आ गया था। 1858 का अधिनियम भी यही है, 1858 का एक्ट, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और सीधा अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था भारत का शासन। इसमें सेना का पुनर्गठन किया गया, और जब लोकल जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था 1857 में, तो 1858 में लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, जो सैनिक थे उसमें यूरोपियंस की संख्या बढ़ाई गई, और जो मेन तोपखाना था वो तोपखाना अंग्रेजों के पास ही रखा गया, और जो देसी राजा गोद लेने का अधिकार था उनको, वो भी वापस दे दिया गया, और विले की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो भी बंद कर दी गई। ये इसके 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र 1857 क्रांति के बाद में हुआ। देखिए 1858 का ये विक्टोरिया घोषणा पत्र है, इसको महारानी की उद्घोषणा के नाम से पूछ लिया जाता है, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और इसको कब पढ़ा गया, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इसको पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। ये विक्टोरिया जो महारानी है इसका ये घोषणा पत्र कहां पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, जिसके द्वारा भारत का जो प्रशासन है वो भारत के सचिव के माध्यम से, मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और फिर ब्रिटिश सम्राट द्वारा चलाया जाने लगा था। 1875 1875 से और 1877 तक का टाइम, इस टाइम पे ज्यादातर चीजें आर्य समाज की चर्चा में रही है। 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को
जो अभी मुंबई है उस टाइम पे बंबई हुआ करता था, और ये 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। एक सोशल रिफॉर्म के हिसाब से इसको शुरू किया गया था, जिसमें जो अंधविश्वास हैं या जो जातिवाद है उसको खत्म किया जाए और वैदिक जो ज्ञान है उसकी ओर वापस लौटा जाए, वेदों की ओर लौटें, ये नारा इसी के साथ में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। संस्थापक कौन थे आर्य समाज के? स्वामी दयानंद सरस्वती। 7 से 10 अप्रैल 1875 मुंबई का गिरगांव है, मुंबई में गिरगांव, वहां पे इसकी स्थापना की थी। 1877 में लाहौर में इन्होंने आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल, आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत हैं, 10 नियम हैं, उनको अंतिम रूप दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पे आर्य समाज के 10 नियम और सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया था? 1877 में लाहौर में। शिक्षा के क्षेत्र में भी दयानंद एंग्लो वैदिक, जो डीएवी कहा जाता है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, ये संस्थाएं हो, इनका प्रचार प्रसार करना, ये सब इन्होंने शुरू किया था। इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ था जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब चलते हैं हम 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए, ये आपको याद करने के लिए क्या करना है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। शुरू के 5 एक बार के लिए पढ़ लीजिए। 1857 में क्या हुआ, उसके बाद 58 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हुई, 75 में, 78 में, फिर इस तरीके से शुरू के 5 पढ़ के एक बार उनको याद कीजिए, फिर आगे के 5 पे जाइए, फिर देखिएगा जब प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन हम करेंगे तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको ध्यान आ जाएगा। रिवीजन से ही चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या हुआ है, लॉर्ड लिटन लेके आए थे इसको। किसके टाइम पे आया था ये? लिटन के टाइम पे। वायसराय कौन थे जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या हुआ, भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनमें ब्रिटिश विरोधी भावना को दबाने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन थे, वो लेके आए थे, और इसको एक दमनकारी कानून के माना गया, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज में अखबार छपते थे उन पे सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया था, जबकि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, अंग्रेजी अखबार थे, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होता था। तो इसका उद्देश्य क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, जो 1878 में आया है? और मेनली क्या था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अफगानियों से लड़ रहे थे। अफगान युद्ध चल रहा था 1878 से 80 के बीच में। तो जो ब्रिटिश नीतियां थी वहां अफगानिस्तान में, उनकी खुल के आलोचना होने लगी थी यहाँ के जो हमारे देसी न्यूज़पेपर थे उनमें। इसलिए ये लोकल भाषाओं के अखबारों पे बैन लगाने के लिए ये किया इन्होंने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसमें सेंसरशिप का अधिकार किसके पास था? इसमें जो सेंसरशिप लगाई जाएगी वो अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को मिला था। वो किसी भी लोकल अखबार की जमानत जब्त कर सकता था। तो किसके पास था? जिला मजिस्ट्रेट के पास। और इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम माना जाता था। इसके खिलाफ अदालत में कोई अपील वगैरह नहीं की जा सकती थी। सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट ने कर दिया फाइनल सेंसरशिप, बस वहीं खत्म। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये बंगाली में छपता था ये न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका, इसको रातों रात इन्होंने अंग्रेजी में पब्लिश करना शुरू कर दिया अमृत बाजार पत्रिका ने। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। इसको खत्म किसने किया बाद में? फिर इसको खत्म किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसने खत्म किया? रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था 1882 में। 1882 में इसको अबोलिश किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा इस कानून को।
अब आते हैं हम नया एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? यूरोपीय लोगों के मुकदमे भारतीय न्यायाधीशों द्वारा सुनने का प्रस्ताव था। ये कब आया? 1883 में, 1883 में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन ने ये एक विधायी प्रस्ताव था और इसका उद्देश्य क्या था कि जो इंडियन जज हैं, भारतीय न्यायाधीश हैं, वो भी आपराधिक मामले, जो यूरोपियन ब्रिटिश नागरिक हैं उनके खिलाफ कोई आरोप है, कोई आपराधिक मामला है, तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। अब इसका क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि ये इंडियंस हमारे केस की सुनवाई कैसे कर सकते हैं, तो यूरोप में इसका विरोध होने लगा और इसको व्हाइट म्यूटिनी नाम दिया गया और फिर बाद में इसका विरोध हुआ। अब ये बिल तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उनकी परिषद के एक सदस्य थे कॉर्टने इल्बर्ट। इसका नाम इल्बर्ट बिल क्यों है? वायसराय तो उस टाइम लॉर्ड रिपन थे, लेकिन इसका नाम इल्बर्ट बिल इसलिए है क्योंकि ये बिल जो पेश किया था लॉर्ड रिपन की परिषद में, उनकी काउंसिल में एक लॉ मेंबर हुआ करते थे और उन लॉ मेंबर का नाम था कॉर्टने इल्बर्ट। तो उन कॉर्टने इल्बर्ट के नाम पे ही ये इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। उद्देश्य पता है? भारतीय जो इसका जो आधार था, यहाँ ये विवाद शुरू क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे और कुछ यूरोपियन जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो यहाँ पे चाय बागान के मालिक बन गए थे। नील की खेती, चाय बागान की जो खेतियां थी उनके मालिक बन गए थे और वो बहुत शोषण कर रहे थे। अब उनके खिलाफ कोई केस हो तो वो ब्रिटिशर्स ही सुनवाई करते थे। अब जैसे ही ये कहा कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों को न्याय देने के लिए न्याय दे सकते हैं, तो इसका व्हाइट म्यूटिनी नाम देकर विरोध शुरू किया और इसको कहा कि ये नस्लीय श्रेष्ठता है, इसके खिलाफ था ये। बाद में क्या हुआ, इसका जब ज्यादा विरोध हुआ तो इसको संशोधित करना पड़ा और 25 जनवरी 1884 को यूरोपीय नागरिकों को जूरी के माध्यम से सुनवाई का अधिकार दिया गया, जिसमें आधे सदस्य यूरोपीय होने चाहिए। क्या किया गया बाद में? 25 जनवरी 1884 को इसमें संशोधन करके फिर से लाया गया इसको और इसमें कहा गया कि जो यूरोपियन नागरिक हैं वो जूरी के माध्यम से सुनवाई का अधिकार दिया उनको, और जिसमें कम से कम आधे मेंबर यूरोपियन होने जरूरी है। अभी भी यूरोप में जो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से गए हैं लोग ब्रिटेन में, वहां पे आज भी क्या होता है, वो क्राइम करते हैं और वो जब उन पे सुनवाई होती है अदालत में तो किसी को कोई सजा नहीं मिलती, उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ये डर है कि वहां उनपे नस्लवाद का, नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया जाएगा और इसी डर में उनकी जो सिविलाइजेशन है खत्म होता जा रहा है। इसके बाद में हुआ है 1885। इसमें एक अंग्रेज था एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, जिसको A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, A.O. ह्यूम। इसने कांग्रेस की स्थापना की 28 दिसंबर 1885 को। मुंबई में इसकी स्थापना हुई। संस्कृत कॉलेज था एक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई, जो अभी मुंबई है, 28 दिसंबर 1885 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 72 डेलीगेट्स थे, ज्यादातर इसमें वकील, लॉयर ये थे जिन्होंने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस की स्थापना की गई, जो अभी कांग्रेस चल रहा है। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना अलग चीज है और टेस्ट सीरीज अलग चीज है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम डिटेल शेयर कर देंगे। और भी कोई इश्यू हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ आपको पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट, उसका डिटेल सॉल्यूशन का PDF, वीडियो क्लासेज और प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियोज। आप अगर टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो मिनिमम 20+ यहाँ से
कहीं भी नहीं जा रहे, और अगर सीरियसली आप रिवीजन पे भी फोकस रखते हैं तो 25+ आप यहां से अचीव कर सकते हैं। आप YouTube पे या कहीं भी कुछ भी कोई भी ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी XYZ, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग वो चीजें भी पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस अच्छे से पूरा कवर हो, उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या। ये कब हुई? 1897 में। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण और वासुदेव, इन्होंने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर था WC रेंड, ये WC रेंड था, इसकी हत्या कर दी। और ये कार्रवाई 1896-97 के टाइम पे क्या है कि जो ये WC रेंड था, इसने पुणे में दमनकारी कार्रवाई की थी। लोगों का जो लोग विरोध कर रहे थे उनका उत्पीड़न किया था इसने, और उसके बाद में फिर इन लोगों ने, चापेकर ब्रदर्स ने, इसकी हत्या की। तो ये है 1897 में। चापेकर बंधुओं दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव, इन्होंने पुणे का जो प्लेग कमिश्नर है WC रेंड, इसकी हत्या की। चापेकर बंधुओं ने रेंड के साथ साथ क्या किया कि उसके साथ में एक लेफ्टिनेंट और था, लेफ्टिनेंट आयश था, उसको भी निशाना बनाया, और रेंड की तो हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई थी। इस पे क्या आरोप था? ये प्लेग नियंत्रण के नाम पे, जो प्लेग की बीमारी फैली थी उसको कंट्रोल करने के नाम पे लोगों के घरों में जबरन घुस रहे थे, महिलाओं के साथ रेप, दुर्व्यवहार, ये सब कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा रहे थे। लोगों की जो पूजा पद्धति है, जो भी अपना एक धार्मिक सिस्टम है, उसका मजाक बनाना, उसको ठेस पहुंचाना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, जबरन घरों में घुसना। तो एक लिमिट क्रॉस होने के बाद ये चापेकर ब्रदर्स ने इनकी हत्या कर दी थी, और इस घटना ने देश में फिर आगे और आंदोलन को मजबूत किया, जैसा कि महादेव रानाडे हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। बाद में हालांकि इनको फांसी की सजा हुई थी, दामोदर चापेकर को अप्रैल 1898 में, और इनके जो साथी थे बालकृष्ण, वासुदेव, इनको भी फांसी हुई थी। इसके बाद में आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन 1905 में। 16 अक्टूबर से लागू हुआ था ये, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसकी घोषणा कब की गई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, और यह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रशासनिक बहाने के पीछे ब्रिटिशर्स फूट डालो राज करो की नीति ये अपना रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाली जो राष्ट्रवाद है उसको कमजोर करना था। ईस्टर्न साइड मुस्लिम बाहुल था, वेस्टर्न साइड हिंदू बाहुल था, और यही बंगाल के विभाजन का इनका मकसद था। और विभाजन के विरोध में फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद शुरू हुआ था। तो हमें क्या ध्यान रखना है? उस टाइम पे जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक वायसराय रहे हैं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ, और पूरे बंगाल में को ये दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसमें पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि राखी बंधन दिवस मनाया जाए। जन आक्रोश फूटा उसके बाद में, और यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1905 में स्वदेशी आंदोलन इसी के तुरंत बाद ही शुरू हुआ जब बंगाल का विभाजन किया गया, और स्वदेशी आंदोलन 1905 से और 1911 तक चला। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 तक चला। इसमें क्या हुआ कि जो विदेशी कपड़े, वस्तुएं, संस्थाएं, उनका बहिष्कार किया गया, और जो लोकल चीजें हैं उनको अडॉप्ट किया गया। और आज भी हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी किसी के पास प्रॉपर्टी, पैसा जो भी है, कितना भी लग्जरियस लाइफ, कोई भी मॉडर्निटी
वेस्टर्न कल्चर, लेकिन लोकल चीजों को प्रमोट जरूर करना है। इसका नेतृत्व जो स्वदेशी आंदोलन था, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इन्होंने शुरू में इसका नेतृत्व किया था। और एक जन लहर, भारी जन विरोध ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की वजह से 1911 में हुआ। ये 1905 से शुरू हुआ और 1911 तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारी काफी जन विरोध हो गया था। तो 1911 में फिर इन्होंने ये जो बंगाल का विभाजन किया था इसको वापस लेना पड़ा। उम्मीद है यहां से क्लियर हो गया होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था, लेकिन ये 19 जुलाई 1905 को ही इसको ये घोषणा की थी। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ये शुरू हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ, 1911 में ये बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। ठीक है, अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और फिर 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना की गई। ढाका जो अभी बांग्लादेश है, ये इसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, आगा खान थे, मोहसिन उल मुल्क थे, वकार उल मुल्क थे। इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम्स हैं उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ावा देना। और यहीं से फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया की नींव रख दी गई थी। तो ढाका में नवाब, ये ढाका में मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वार्षिक बैठक हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। उसी टाइम इसकी नींव रखी। कौन थे इसके, सलीमुल्लाह आगा खान थे जो पहले अध्यक्ष थे इसके मुस्लिम लीग के। इसका उद्देश्य बताया आपको, भारतीय मुसलमानों के जो अधिकार और हित हैं उनकी रक्षा करने के पर्पज से और ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी वफादारी को बढ़ाने के पर्पज से। मुख्यालय कहां था, इसका मुख्यालय था ढाका में इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसका मुख्यालय रखा गया था लखनऊ में। इसका मुख्यालय कहां था, लखनऊ में। इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ, इसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कराची में, कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम माना जाता है। और जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उस टाइम, कांग्रेस का जो पावर था, उसको बैलेंस करने के लिए ये चीजें की। और बाद में विशेषकर जब 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसमें शामिल हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में, तो फिर वो एक